3 सितंबर को जैसे ही नेपाल के केपी ओली शर्मा सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया, उसके बाद नेपाल के 19 से लेकर 28 साल के युवा वहां के सड़क पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे और सोशल मीडिया पर बैन को हटाने की बात करने लगे। विरोध इतना दमदार था कि विरोध प्रदर्शन जो था वो हिंसक रूप ले चुकी थी और केपी ओली शर्मा सरकार ने हिंसक विरोध को देखते हुए नेपाल की सेना को सड़कों पर उतारा और विभिन्न शहर में कर्फ्यू लगा दिए। यानी कि नेपाल के लगभग सभी शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन कर्फ्यू लगाने के बावजूद भी स्थिति नियंत्रण में नहीं थी और वहां के युवाओं का जो प्रदर्शन था और हिंसक हो उठा। जगह जगह आगजनी होने लगी और प्रदर्शन बढ़ता गया। बढ़ती प्रदर्शन को देखते हुए केपी ओली शर्मा सरकार ने हिंसक प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया और उसके बाद लगभग 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। 19 प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद जैसे ही विरोधियों का प्रदर्शन और बढ़ा, विरोधियों का जो मांग था, युवाओं का जो मांग था कि केपी ओली शर्मा सरकार यानी कि प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे। उसके बाद आनंद फानन में केपी ओली शर्मा सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन को हटा दिया, लेकिन बैन को हटाने के बाद भी प्रदर्शन रुका नहीं और वहां के युवाओं का जो गुस्सा था वो केपी ओली शर्मा के खिलाफ था। वो उनके इस्तीफे की मांग करने लगे। फाइनली सोमवार की रात हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए यानी मंगलवार को 9 सितंबर को केपी ओली शर्मा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और इस्तीफा देने के बाद उन्हें नेपाल में नहीं बल्कि विदेश में जाकर शरण लेना पड़ा। प्रदर्शन इतना तेज था कि वहां के संसद भवन तक प्रदर्शनकारी घुस चुके थे, वहां के युवा घुस चुके थे और जगह जगह पर विभिन्न हत्याएं हो रही थी। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की भी हत्या कर दी गई थी। पूर्व के मंत्रियों के घर पर हमले किए जा रहे थे, पूर्व के प्रधानमंत्रियों के घरों पर हमले किए जा रहे थे और प्रदर्शन यानी कि जो विरोध प्रदर्शन था इतना हिंसक रूप ले चुकी थी कि नेपाल लगभग जल रहा था। युवा प्रदर्शनकारी बालेंद्र शाह को, जो कि काठमांडू के मेयर हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाने की मांग करने लगे और उसके बाद जो प्रदर्शन था और बढ़ता गया। फाइनली बालेंद्र शाह को सामने आना पड़ा और लोगों को ये बताना पड़ा कि आप लोग शांत हो जाएं, हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होंगी और नेपाल फिर से अपने आप की रचना करेगा और आपकी जो मांगे हैं वो पूरी होगी। उसके बाद बालेंद्र शाह, ये माना जा रहा है कि बालेंद्र शाह जो कि काठमांडू के मेयर हैं, वो नेपाल के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि बालेंद्र शाह जो कि काठमांडू के मेयर हैं आखिर कौन है और कई बार वो भारत के खिलाफ क्यों जहर उगल चुके हैं। आखिर कौन है बालेंद्र शाह, ये जानना जरूरी है। सन 1990 में जन्मे बालेंद्र शाह ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई नेपाल से हासिल की। उसके बाद वो पढ़ाई करने के लिए भारत आ गए और भारत में विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी संस्थान से उन्होंने स्ट्रक्चर में मास्टर की डिग्री हासिल की। उसके बाद वो नेपाल आ गए और नेपाल में एक संगीतकार के तौर पर उन्होंने अपना करियर प्रारंभ किया था। सबसे पहले वो एक रैपर थे, उसके बाद वो गीतकार बने। एक रैपर और गीतकार के तौर पर वो काफी नेपाल में सक्रिय थे। वहां के युवा बालेंद्र शाह को काफी पसंद करते थे क्योंकि बालेंद्र शाह अपने गीतों में वहां नेपाल में जो शोषण था, जो भ्रष्टाचार था, जो असमानताएं थी, उसके खिलाफ वो आवाज उठाते थे अपने रैप के माध्यम से। यही वजह था कि वहां के युवाओं में वो काफी फेमस थे। सन 2022 की बात है जब काठमांडू में मेयर का चुनाव था। बालेंद्र शाह के चाहने वालों की ये इच्छा थी कि बालेंद्र शाह राजनीति में आए और हुआ भी यही। काठमांडू के मेयर के चुनाव में उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा और जब परिणाम आए तो सबके होश उड़ गए थे। बालेंद्र शाह लगभग 61,000 मतों से उन्होंने मेयर का चुनाव जीता था और उसके बाद कई ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियां थी जिनको उन्होंने मात दिया था, पुरानी पार्टियां। और बालेंद्र शाह एक 32 वर्षीय युवा उस समय एक बेहतरीन नेता बनकर उभरे थे। लेकिन बालेंद्र शाह अगर नेपाल के पीएम बनते हैं तो क्या नेपाल को संभालना आसान होगा? प्रदर्शनकारियों के बल पर
प्रधानमंत्री बन जाना अलग बात है, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करना अलग बात है, लेकिन नेपाल को सजाना संवारना काफी निश्चित तौर पर एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। और बालेंद्र शाह भारत के लिए निश्चित तौर पर एक खतरा क्यों है? क्यों नहीं? क्योंकि सन 2023 की बात है जब बालेंद्र शाह ने नेपाल की सरकार को भारत का दास बताया था। यही नहीं, जब भारत में फिल्म आदि पुरुष रिलीज हुई थी तो उन्होंने काठमांडू में बालेंद्र शाह ने उस फिल्म को बैन कर दिया था। मुद्दा यह था कि उस फिल्म में सीता माता को भारत का बताया गया था, जबकि बालेंद्र शाह का कहना था कि सीता माता का जन्म नेपाल में हुआ था और वो नेपाल से है, और यही वजह है कि उन्होंने आदि पुरुष को वहां बैन कर दिया था। साथ ही बालेंद्र शाह के बारे में कहा जाता है कि उनके पास दोहरी नागरिकता है, उनके पास नेपाल के साथ साथ अमेरिका की भी नागरिकता है। और यही वजह है कि जब अभी एससीओ की मीटिंग हुई थी रसिया, भारत और चाइना की, उसके बाद अमेरिका निश्चित तौर पर भारत को अस्थिर करने के लिए हो न हो ये चाल चल रहा है। और नेपाल में जो राजनीतिक अस्थिरता है, अगर राजनीतिक विद्वानों की माने तो वो अमेरिका की वजह से है। बालेंद्र शाह कहीं न कहीं अमेरिका की मोहरा बनकर उभर सकते हैं और ये भारत के लिए निश्चित तौर पर खतरा साबित हो सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगी और नेपाल की राजनीति किस ओर जाएगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहें मिथिलेश कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।